हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग पैरालिसिस। पैरालिसिस एक्चुअली में क्या बीमारी है, कौन कौन से ऐसे चेंजेस है जो हमें बॉडी में देखने को मिलते हैं और पर्टिकुलरली इसके रिकवरी के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एज वेल एज कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए, ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें लकवा है क्या। लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी की मसल्स की मूवमेंट या तो पार्शियली खत्म हो जाती है या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है। इसका मतलब है या तो हमारी कुछ मांसपेशियां काम कर रही होती है या फिर हमारी कोई भी मांसपेशी काम नहीं कर रही होती। दूसरा जो रीजन है पैरालिसिस का, जो सबसे पहले हम रिलेट कर सकते हैं, वो है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग, ये हम सभी को पता है, जितने भी हमारी बॉडीली एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, मोटर एक्टिविटीज हैं, वो सब हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाने की वजह से या फिर ब्रेन में हैमरेज हो जाने की वजह से जो भी एक कंडीशन डेवलप होती है, दैट इज स्ट्रोक, एंड उसकी वजह से हमें पैरालिसिस देखने को मिलता है। अब इससे आप समझ ही गए होंगे, जब भी हमें स्ट्रोक का अटैक आता है तो दैट लीड्स टू पैरालिसिस। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रोक है क्या। स्ट्रोक में एक्चुअली में हमारे ब्लड की फंक्शनिंग में, ब्लड वेसल्स में कुछ रप्चर आ जाता है या फिर कुछ क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से दो सिचुएशन डेवलप होती हैं, एक होता है इस्चेमिक और एक होता है हैमरेजिक। अब अगर हम बात करें इस्चेमिक की, इस्चेमिक में क्या होता है, हमारे ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं, हमारे ब्रेन में पर्टिकुलर लोब्स होते हैं और पर्टिकुलर लोब पर्टिकुलर मूवमेंट परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे हमें कुछ इमोशंस देना है, हमें किसी से बात करनी है, या फिर हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है, या फिर हमारी याददाश्त कितनी कमजोर है या फिर कितनी अच्छी है, ये सब पर्टिकुलरली हमारे ब्रेन के डिफरेंट लोब्स मैनेज करते हैं। अब मैंने बात की क्लॉटिंग की। ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही रीज़न में आपका क्लॉट आए या फिर हर पेशेंट में एक ही रीज़न पे क्लॉट आए। हमारे ब्रेन के डिफरेंट लोब्स में कहीं भी अगर क्लॉट हो जाता है, उसकी वजह से हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग हैम्पर होती है और जोन सा पार्ट, जोन सी फंक्शनिंग वो लॉब संभाल रहा होता है, उसमें डिसफंक्शन देखने को मिलता है, उसमें डिटोरिएशन देखने को मिलती है। लाइक सपोज जब भी हम पैरालिसिस की बात करते हैं तो मसल वीकनेस हो जाती है, लेकिन मसल वीकनेस के साथ साथ हमारा ब्रेन हमें कमांड नहीं दे पाता, और जब तक हमारा ब्रेन कमांड नहीं दे पाता हम एक्शंस परफॉर्म नहीं करते। तो क्योंकि क्लॉटिंग की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया की ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। अब जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो मतलब हमारा ब्रेन वहां से डेड हो चुका है, जो हमारे ब्रेन की सेल्स हैं वो डेड हो चुकी है। अब डेड सेल्स को तो हम वापस से रीजनरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो आसपास के सराउंडिंग सेल्स हैं हम उन्हें ज़रूर बचा सकते हैं। उसके लिए हम प्रॉपर मेडिकेशंस, ब्रेन की फंक्शनिंग वापस से लौटाने के लिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी को रिगेन करने के लिए हम मेडिकेशंस लेते हैं, एज वेल एज एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं और अपनी डाइट का भी ध्यान रखते हैं। चलो, ये तो हमने बात कर ली हमारे क्लॉटिंग फैक्टर की। अब अगर हम दूसरे की बात करें, दैट इज हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे भी हमारे ब्लड से रिलेटेड ही है एंड हमारे ब्रेन से रिलेटेड ही है, लेकिन पहली वाली कंडीशन में हमने क्या देखा, हमारे ब्रेन में क्लॉटिंग हो रही है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस कंडीशन में हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स है जो हमारे ब्रेन को पर्टिकुलर एरिया को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, वो रप्चर हो जाती है, जिसे हम कहते हैं फट जाती है, ब्लड लीक हो जाता है। अब ब्लड लीक होने की वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक्स्ट्रा फ्लूइड हो गया, एक्स्ट्रा ब्लड बल्क जमा हो चुका है, एक्स्ट्रा ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से भी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग हैम्पर हो रही होती है। आई होप दोनों कंडीशंस आपको समझ आई होगी कि पैरालिसिस एक्चुअली में जो कंडीशन है वो स्ट्रोक से रिजल्ट करती है, और स्ट्रोक में भी दो कंडीशंस होती हैं और दोनों कंडीशन का ट्रीटमेंट रिकवरी प्रोटोकॉल बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप ये सोचो कि इस्चेमिक स्ट्रोक या हैमरेजिक स्ट्रोक है तो स्ट्रोक ही, हाँ आइडियली है स्ट्रोक ही, लेकिन दोनों की फंक्शनिंग, दोनों की बॉडी इम्पेयरमेंट, दोनों का फंक्शन, दोनों की मेडिकेशंस एज वेल एज रिहेबिलिटेशन बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको कौन से टाइप का स्ट्रोक है। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि स्ट्रोक, आपकी बॉडी में स्ट्रोक का अटैक है, पैरालिसिस आपको हो रहा है, ये आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पेशेंट्स जब भी श्रेयाज में आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि मैम पैरालिसिस का क्या कोई इनिशियल सिम्टम है? तो अगर हम बात करें इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स की, तो ऐसा कोई सिम्टम नहीं है जिससे आप पहले से प्रिडिक्ट कर पाओ कि मुझे पैरालिसिस होने वाला है। सिम्टम्स आपकी बॉडी में धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी कौन कौन से सिम्टम्स हैं वो, लेकिन आपके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी आपको कोई भी सिम्टम ऐसा दिखे तो आपको अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना है, क्योंकि स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसका रिहैब, जिसकी मेडिकेशंस
अर्ली आवर्स में अगर स्टार्ट हो जाती है तो आपको रिकवरी बहुत जल्दी देखने को मिलती है। लेकिन अगर क्लॉटिंग की वजह से आपको स्ट्रोक हुआ या फिर पैरालिसिस हुआ है तो वो क्लॉट रिजॉल्व करना भी अर्ली 3 to 4 आवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत क्रूशियल ट्रीटमेंट है। तो ध्यान ये रखना है जब भी आपको ये पर्टिकुलर सिम्टम्स देखने को मिले। कौन से सिम्टम्स? या तो आपके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है कि आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा शिवर कर रहे हैं, आप अपना खुद का कोई सामान नहीं उठा पा रहे हो, या फिर कोई मूवमेंट अगर करनी है तो वो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे पता नहीं अचानक से हो क्यों नहीं पा रही है, मतलब मेरी मसल बहुत ज़्यादा वीक है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके साथ साथ अगर आपको पलक झपकाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपकी आई ब्लिंकिंग नहीं है, या फिर आप ढंग से बोल नहीं पा रहे हो, आपकी स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, आप ड्रिंक नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, जैसे लाइक सपोज आपने पानी पिया है तो वो आप पानी सटक नहीं पा रहे हो, इंगल्फ नहीं हो पा रहा है, वो स्वेलो नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो भी ये स्ट्रोक के ही सिम्टम्स हैं। या फिर आप अचानक से सर में दर्द होने की वजह से आप एकदम फेंट हो गए, और फेंट होने के बाद आपको कुछ याद नहीं रहता, अचानक से आपको चक्कर आ जाता है, ये एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम है। और जनरली ये सबसे ज़्यादा देखा गया सिम्टम है कि जब भी पेशेंट क्लॉटिंग की वजह से एकदम फेंट हो जाता है उसके बाद पैरालिसिस का सबसे पहला सिम्टम ये देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप और कोई सिम्टम्स देखें तो आपको चलने में भी प्रॉब्लम होगी। अभी मैं बैठी हुई हूँ, अब लाइक सपोज मेरे को एकदम से उठना है तो मैं उठ नहीं पाऊंगी, मैं अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाऊंगी। कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंसिंग की अगर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो ये सारे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली इंडिविजुअल्स की बॉडी में नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि हम पैरालिसिस की कंडीशन में डिले नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम अर्ली आवर्स में बहुत ज़्यादा क्रूशल ट्रीटमेंट देके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ट्रीटमेंट देके हम उसे क्योर कर सकते हैं विथ सम ग्रेजुअल इंटरवल ऑफ टाइम। ये नहीं कि आप एकदम से डॉक्टर के पास गए हो और आप एक्सपेक्ट करो कि मुझे ट्रीटमेंट एकदम मिल जाए और मेरा पैरालिसिस एकदम ठीक हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। पैरालिसिस की कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट धीरे धीरे देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैंने साइंस एंड सिम्टम्स भी आपको बता दिए, पैरालिसिस की कंडीशन एक्चुअली में है क्या ये भी बता दिया, किस वजह से होती है ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द रिकवरी टाइम। लाइक सपोज हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, अब सबसे पहले कंसर्न ये होता है कि एक्सरसाइजेस जो हो रही हैं पेशेंट की क्या वो सही हैं, और ये आप कैसे पता लगाओगे कि क्या ये पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस सही हैं भी, इससे पेशेंट को कोई आराम मिल भी रहा है, कोई फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं। पैरालिसिस की रिकवरी के दौरान लाइक सपोज अगर आपके थेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं तो ध्यान ये रखना है कि एक्सरसाइजेस के दौरान आपका पेशेंट ज़्यादा थक रहा है या आपका थेरेपिस्ट ज़्यादा थक रहा है। ये कहने का मतलब ये था कि जब भी हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म कराते हैं पैरालिसिस पेशेंट को, क्योंकि उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होती है, वो कोई भी एक्टिविटी खुद से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उनके थेरेपिस्ट उनको पैसिव मूवमेंट्स परफॉर्म करवाते हैं। लेकिन हमेशा पैसिव मूवमेंट्स फ्रूटफुल नहीं होती। लाइक सपोज हम अपने पेशेंट्स को बार बार बोलते हैं कि आपको अपने फिंगर्स को क्लोज करना है, ओपन करना है, क्लोज ओपन, तो ये वाली जो मूवमेंट है ये हमारे पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देने वाली है, क्योंकि जनरली हम एक्सरसाइजेस पेशेंट्स को ऐसे ही करा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो एक्सरसाइजेस उन्हें फर्दर कोई रिकवरी नहीं देती है या फिर कोई ट्रीटमेंट उनका एक वैलिड नहीं चल रहा होता है। हमें फंक्शनल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करानी होती है, जो इंडिविजुअल्स पहले से वो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमें वो एक्सरसाइजेस नहीं करानी होती है जो ना कि पेशेंट ने कभी पहले करी हो और ना कभी बाद में करेंगे, मतलब ठीक होने के बाद भी वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करेंगे। अब ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट कोई भी पेशेंट ठीक होने के बाद परफॉर्म नहीं करेगा, आई एम श्योर। तो हमें एक्सरसाइजेस सेलेक्टिवली चूज करनी होती है जो फंक्शनल हो। लाइक सपोज अभी अगर हम ये वाली मूवमेंट करते हैं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन पैरालिसिस के पेशेंट ये परफॉर्म नहीं कर पाते, तो हमें इस एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा फंक्शनली इंप्रूव करना होता है। अब फंक्शनली इंप्रूव कैसे करोगे, इसमें हमें थोड़े से स्किल्स ऐड करनी होती है। लाइक सपोज हमने पेशेंट की हथेली पे तेल लगा दिया और उसको बोलना है कि आपको ये तेल अपने बालों में लगाना है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक तो बॉडी मूवमेंट हो रही है, उसके आर्म की मूवमेंट हो रही है, उसके जॉइंट्स भी मोबिलाइज हो रहे हैं। अब देखो इस एक प्रोसेस में सिर्फ अपनी हथेली से अपने बालों में तेल लगाने तक के सफ़र पे आपके रिस्ट जॉइंट, आपका एल्बो जॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट आपका शोल्डर जॉइंट, तीनों की मोबिलाइजेशन हो रही है। तो हम पर्टिकुलरली कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी ही चूज़ करेंगे। अब मैंने पेशेंट का हथेली उसके सर पे रखा और तेल लगाने के लिए रब किया, इससे क्या हो रहा है, एक तो
पेशेंट का ब्रेन फंक्शनिंग करेगा। मतलब क्योंकि ये एक्टिविटी वो पहले भी परफॉर्म कर रहा था तो उसको ये याद रहेगा कि हाँ ये एक्टिविटीज़ तो मैंने पहले भी परफॉर्म करी हैं। तो हमें एक्सरसाइजेस को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बनाना होगा और हमें पेशेंट को ये एहसास दिलाना है कि उसकी बॉडी एक्चुअली में फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। उसे पता है कि उसे पैरालिसिस है, लेकिन साथ में उसे ये भी पता है कि उसकी बॉडी कितनी फंक्शनिंग कर सकती है। तो हमें पेशेंट को बार बार बूस्ट अप करना होता है कि वो अपनी फंक्शनिंग खुद से परफॉर्म करे। और ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ पैसिव एक्सरसाइजेस कराएं या वो एक्सरसाइजेस कराएं जो पेशेंट्स बाद में अपनी लाइफ में कभी नहीं दोहराने वाला है। लाइक सपोज अब मैंने अपने पेशेंट को बोला कि यहाँ से ये मग उठा के चाय की सिप लो। इनिशियली पेशेंट के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट ही वुड ट्राई। वो ट्राई करेगा, उसको ये लगेगा कि ये एक्टिविटी तो मैंने पहले भी करी है, मैंने ऐसे कप उठा के ऐसे मग उठा के चाय पहले भी पी है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे उसकी हैंड की मूवमेंट भी हो रही है और साथ साथ उसके ब्रेन की फंक्शनल मूवमेंट भी हो रही है, उसके ब्रेन की मोटर स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं। तो हमें ये चूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पेशेंट को जो भी फंक्शनिंग करवा रहे हैं, जो भी मूवमेंट्स करवा रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में उसके लिए वर्थफुल है, फ्रूटफुल है। हम ऐसी एक्सरसाइजेस नहीं चूज़ करेंगे जिनका कोई मोटिव नहीं है, जो आगे जाके फ्रूटफुल नहीं होने वाली हैं। आई होप जो भी मैंने अभी तक बताया सब कुछ आपको समझ आया होगा। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। हम जनरली पेशेंट की रिकवरी के दौरान उसके बैड पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, उसके नेगेटिव एटीट्यूड पे ध्यान देते हैं। जो वो एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे होते हम फोर्सफुली उन्हें करवाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी पेशेंट से ये पूछा है कि उसके मन में क्या है, कि उसे कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है? ये हम कभी कोई थेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई अटेंडेंट या फिर कोई भी केयर गिवर अपने पेशेंट से नहीं पूछता। हम बस ये ध्यान रखते हैं कि हम पेशेंट को एक्सरसाइज कराते जाएं, हम उसे वॉक कराते जाएं, लेकिन हम कभी भी अपने पेशेंट से ये नहीं पूछते कि उसकी विल पावर है, उसको कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है या नहीं करनी है। और हम उसे अपने तरीके से पैसिवली मूवमेंट्स कराते रहते हैं। पैसिवली मूवमेंट कराने के चक्कर में हम पेशेंट की मसल्स को और ज़्यादा टाइट कर देते हैं। आपने सुना होगा इनिशियली हम पेशेंट को कहते हैं वॉक करो, वॉक करो, वॉक करो, लेकिन जब तक पेशेंट खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो वॉक कैसे करेगा? और इस प्रेशर के अंडर रह के पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेने की कोशिश करता है, और जिसकी वजह से उसकी मसल टाइट होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है। जब तक पेशेंट एक पर्टिकुलर स्टेज में नहीं आएगा हम उसे ज़बरदस्ती कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करा सकते हैं। तो अगर आप ये कोशिश कर रहे हो अपने पेशेंट के साथ तो ये प्लीज़ अवॉइड करो, ये प्लीज़ निगलेक्ट कर दो, क्योंकि इससे कोई रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी और पेशेंट प्रेशराइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ साथ हम और कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं? हमने पहले बात करी कि क्या हम पेशेंट से कभी पूछते हैं कि उसे क्या करना है। लाइक सपोज बहुत सारी ऐसे स्किल्स होती हैं, किसी को ड्राइंग करनी होती है, कोई बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनना पसंद करता है, या फिर किसी को कुकिंग करना पसंद होता है। तो हमें पता है इनिशियली ये चीज़ें नहीं पॉसिबल, लेकिन हम पेशेंट को इन चीज़ों के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि जब आप ठीक हो जाओगे तब आप कुकिंग करना। इनफैक्ट हम उसे ये बोलेंगे कि आप कुकिंग करो, इससे आप ठीक हो जाओगे। दोनों बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम पेशेंट को सिर्फ ठीक करने की नहीं सोचेंगे, हम पेशेंट को उसकी स्किल्स में वापस लाने की कोशिश करते हैं। यही रोल है जो हमें बीइंग अ डॉक्टर अपने पेशेंट्स को समझाना है, बताना है। आई होप वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं आप सभी को आई गेस थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि हमें पैरालिसिस के दौरान अपने पेशेंट्स के साथ कैसे डील करना है। क्योंकि हम हमेशा हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि हमें रिकवरी चाहिए, हमें पेशेंट को ठीक करना है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारी रिकवरी, हमारी मेडिकेशंस, हमारी एक्सरसाइजेस की वजह से क्या हमारे पेशेंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ भी रहा है या नहीं। हम सिर्फ पेशेंट को मोटिवेट कर रहे होते हैं, सिर्फ उसके ऊपर प्रेशर बना रहे होते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, दिन में 3 बार करनी है, दिन में 4 बार करनी है, लेकिन हम कभी भी ये ध्यान नहीं रखते कि क्या पेशेंट उस स्टेट में है, क्या उसे चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो आपको अपने पेशेंट के साथ बहुत ही कामली, बहुत ही केयर फ्री होके आपको डील करना है। ये नहीं कि आप उसके ऊपर सिर्फ इम्पैक्ट डालते रहो कि आप एक्सरसाइजेस करो, वॉक करो या फिर अपनी मूवमेंट्स करो। हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। हमें पेशेंट के साथ पेशेंट ही रहना पड़ेगा, तभी हम रिकवरी देख सकते हैं। एंड एज वी ऑल नो कि पैरालिसिस की रिकवरी बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल है, बहुत ज़्यादा स्लो है। तो हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें रिकवरी बहुत जल्दी देखने को मिले। जितने भी पेशेंट हमारे पास श्रेयास में आते हैं, मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। आपकी रिकवरी हो रही होती है, हमारा ब्रेन वापस से न्यूरोप्लास्टिसिटी की स्टेज में होता है, हमारी सेल्स वापस से डेवलप हो रही होती है, लेकिन वो चीज़ें हमें बाहर से नहीं पता चलेंगी।
जब तक हम धीरे धीरे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना नहीं शुरू करेंगे, हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारी क्या ग्रोथ हो रही है और हमारी क्या रिकवरी हो रही है। आई होप जो भी मैंने बताया वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई भी और क्वेश्चन है या फिर आप अपने तरफ से कुछ चीज़ें ऐसा पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है जिससे आप डील कर रहे हो, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।